हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहले हमने देख लिया है स्वरों को और स्वर भेद हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के स्वर और स्वर भेद की वीडियो देख लें, फिर उसके बाद से आप आगे व्यंजन की वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, जो स्वर थे वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे और जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वर थे वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, यानी कि उनके उच्चारण में स्वर ये आपके ये रहे अ, आ, ई, तो इनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे ये रहा है आपका व्यंजन, इनका ना ही उच्चारण संभव है और ना ही इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। इस तरह से प्रश्न इससे आता है, व्यंजन वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और दूसरी इसकी खासियत है कि व्यंजन वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन वर्ग को उच्चारण करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये हमने लिया व्यंजन वर्ग और इसमें हमने स्वर का मेल करा दिया, यानी कि व्यंजन का स्वर से जब हम मेल करा दिए तब उच्चारण जो है हो जाता है संभव और ये बन जाता है अक्षर। तो हमने देख लिया कि जो व्यंजन है वे जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब उनमें स्वर का मेल नहीं होता है तो ना उनका उच्चारण संभव होता है और ना ही उनका जो है उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये बात हमने समझ ली। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया कि जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और जो व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। के प्रकार, ये हेडिंग डालेंगे और हम देखेंगे कि जो व्यंजन वर्ण हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से जो है व्यंजन वर्ण आते हैं, इनको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो अगर देखा जाए कि क से ले करके और यहाँ पर म, ये जो पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग, ये आएगा क वर्ग के अंतर्गत। जो दूसरा है, दूसरी लाइन जो च से स्टार्ट होता है, च, छ, ज, झ, य, ये इसका जो नेता है च बन गया तो ये च वर्ग। ठीक उसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वर्ग में होने के कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए जो हम इनको स्पर्श व्यंजन भी कहेंगे। तो दो खासियत हो गई इनकी। वर्ग में होने के नाते इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में प्राण वायु का मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलना, उस कारण से हम इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। देखा जाए तो विशेष रूप से इस लाइन को यानी कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपका 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपके प्रश्नों का आंसर आप गलत नहीं देंगे। उसके बाद जो है अगली लाइन देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन, इनकी खासियत ये है कि ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण
स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। ना ये स्वर की तरह उच्चारित होते हैं, ना ये व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको जो है हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसलिए इनके जो है दो नाम और हैं जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दो नाम इनके और हैं, इनको कहा जाता है अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्धस्वर को पूछ सकता है, अर्ध व्यंजन को पूछ सकता है। मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे य और व, मुख्य रूप से य और व को जो है अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन के रूप में आपसे प्रश्न किया जाता है परीक्षाओं में। तो इस बात का ध्यान देंगे विशेष रूप से। उस तरह से चारों है, लेकिन विशेष रूप से य और व को पूछा जाता है। हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन को, दूसरा हमने देख लिया अंतस्थ व्यंजन को, और तीसरा हमने देखेंगे ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो गर्म रूप में निकलती है, यानी कि संघर्ष करते हुए निकलती है। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में प्राणवायु संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए जो प्राणवायु है वो गर्म हो जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? इसलिए हम इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, या आपसे संघर्षी व्यंजन भी पूछा जा सकता है। तीनों तरीकों से आपसे जो है ऊष्म व्यंजन को पूछा जा सकता है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। क से लेकर के म तक वर्गीय होने के कारण वर्गीय व्यंजन, प्राणवायु का मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करने की वजह से स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। कुछ व्यंजन खास करके जो च वर्ग हैं उनके उच्चारण में संघर्ष करते हुए प्राणवायु निकलती है, इसलिए जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में जो प्राणवायु है ना वो स्वर की तरह निकलती है, ना ही वो व्यंजन की तरह, यानी कि दोनों के बीच की होती है, इसलिए इनको अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। विशेष रूप से य और व को पूछा जाता है इस तरीके से। ऊष्म व्यंजन हम देखेंगे। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए जो है ऊष्मा निकलती है, मुख में से गर्मी निकलती है, इसलिए इनको जो है ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन के बाद हम देखते हैं शनियुक्त व्यंजन। शनियुक्त व्यंजन, शनियुक्त व्यंजन जो होते हैं आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है चार वर्ड जो हैं आपके शनियुक्त हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये जो है दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। शनियुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको शनियुक्त व्यंजन कहते हैं। अब छ का स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस तरह से छ जो है वो बना हुआ है। तो पहले आपका जो है क आएगा, फिर मूर्धन्य श आएगा, फिर इसमें आपका स्वर मिलेगा अ, तब जा कर के ये जो है छ बन करके तैयार होगा। त्र का देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका पहले आएगा त, फिर आपका आएगा र, फिर आपका आएगा अ। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ में आपका पहले आएगा ज, फिर य, फिर उसके बाद अ। इस तरह से आपका छ का बना। छ का स्ट्रक्चर देखिए आप इस तरह से बना, फिर त्र है जो आपका इस तरह से बना, ज्ञ आपका इस तरह से बना। देखा जाए अगर स्र का यहाँ देख लेते हैं,
श्र। तो इसमें आपका पहले तालव्य श, फिर आप उसके बाद र इसमें आएगा, र के नीचे हलंत, फिर आपका इसमें स्वर का मेल कराएंगे तो इस तरह से आपका स्र बनेगा। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन में छ है, इसको पूछेगा, इसको पूछेगा, इसको पूछेगा स्ट्रक्चर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका जो है स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए ताकि जो इससे संयुक्त व्यंजन से आने वाले जो प्रश्न है वे प्रश्न आपके सही हों। संयुक्त व्यंजन के बाद आपका आता है द्विगुण, इसे द्विगुण कहेंगे या नवविकसित नवविकसित कहेंगे, या इन्हें पूछा जा सकता है अतिरिक्त के रूप में, अतिरिक्त, या आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है उत्क्षिप्त। ये आपके हैं ड़ और ढ़। जैसे इसे आपके जो शब्द होते हैं बनते हैं, जैसे पढ़ना, बारिश का पढ़ना, ओले पढ़ना और पढ़ना, यहाँ जो है ढ़ का यूज होता है, पढ़ना, पढ़, चढ़, क्योंकि ये बने हुए हैं किससे, ड और ढ से। ड ये रहा है आपका ड और ये रहा आपका ढ, यानी ट वर्ग में ड और ढ से इनका विकास हुआ है और बाद में हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं नवविकसित व्यंजन। इनके दो गुण हैं, इसलिए इनको कहा जाता है द्विगुण। ये जो है व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठ करके अचानक से नीचे आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ ढ, ड़ ढ, तुरंत आप देखें, तुरंत जिह्वा जो है नीचे आती है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन से बनने वाले शब्द हमने देख लिया, पढ़ना, पढ़ना, पढ़, चढ़, ये हो गए आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को हमने समझ लिया, हमने देख लिया क से लेकर के ढ़ तक, क से लेकर के ढ़ तक हमने व्यंजन वर्णों को देख लिया। अब इनकी संख्या देखते हैं कि इनकी संख्याओं से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही रोचक प्रश्न आते हैं इनसे, और आप जो है इसमें कंफ्यूज हो करके मामूली सा अंतर आप नहीं समझते हैं, इसलिए आप गलतियां कर जाते हैं। अब हम देखेंगे क से लेकर के ढ़ तक किस तरह से संख्याओं से प्रश्न आते हैं, व्यंजन वर्ण की जो संख्याएं हैं उनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उलझा करके आपसे गलतियां करवाई जाती हैं। तो प्रश्नों के नेचर को अगर आप जान जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्याओं से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क से लेकर के म तक ये 5 जो है लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5, और इसमें जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, यानी कि गुणे 5, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। यानी कि ये जो 25 हैं आपके स्पर्श व्यंजन हैं या स्पर्शी व्यंजन हैं, वर्गी व्यंजन हैं या स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। तो आप इन प्रश्नों को यहाँ से किसी भी वर्ण को क से लेकर के और म तक किसी भी व्यंजन वर्ण को उठाएगा और इस तरह से आपको प्रश्न पूछ देगा, तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। य र ल ये जो है इसकी संख्या 4 है, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। तो ये 4 आपके हो गए, 4 4 8। तो 25 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 25 में 8 जोड़ देने पे यानी कि हमने 25 ले लिया क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन को, और इसमें हमने ये जोड़ दिया अंतस्थ और
ऊष्म व्यंजन को। तो ये आपके हो गए 33। तो व्यंजनों की संख्या यही पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन आपके 33 है। आपसे प्रश्न अगर पूछा गया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो व्यंजन आपके 33 है। अब पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि आपके कुल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजन की संख्या आप जोड़ लेंगे। इसमें कितने रह गए, 33 में आप जो है 6 और जोड़ लेंगे, 4 ये, यानी कि ये 4 हैं आपके और ये हैं 2। तो 4 और 2 6, इन 6 को जोड़ लेंगे 33 में, 33 में 6 को जोड़ लेंगे, 39 आपका हो जाएगा। तो कुल व्यंजन वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो 39 है, यानी कि 39 है। आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन आपके 33 हैं। व्यंजन से आने वाले जो प्रश्न हैं, उनकी संख्याओं से जो आने वाले प्रश्न हैं, इसमें जो किस प्रकार के व्यंजन हैं, उससे किस तरह से प्रश्न आते हैं, इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्णों के प्रकार हमने देख लिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इन व्यंजन वर्णों से किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न लेंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये आपको पहचानना है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, या आपको जानना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं, या आपसे पूछा जाएगा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि व्यंजन कितने हैं, या व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन आपके 33 है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कुल व्यंजन कितने हैं। तो कुल व्यंजन आपके कैसे होंगे, व्यंजन आपके 33 हो गए, कुल व्यंजन आपके 39 हो गए। या आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों या वर्गीय या स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है आपकी 25 है। आपसे प्रश्न अलग अलग पूछ सकता है,
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। यानी कि क से लेकर के म तक जो है आपके कौन कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। विशेष रूप से जो है च वर्ग जो है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है द्विगुण या नवविकसित, द्विगुण या नवविकसित या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या अतिरिक्त व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपकी 2 है। कौन कौन से? ड़ और ढ़। तो ये सारे तरीके हैं कि किस किस तरह से प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। ये सारे प्रश्न के जवाब अगर आप दे लेते हैं, यानी कि जो वर्णमाला है ऑप्शन के तौर पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछ दिया ढ़ कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन आपका दे दिया, पहला उत्क्षिप्त, दूसरा दे दिया नवविकसित, तीसरा दे दिया द्विगुण और आपका चौथा ऑप्शन दे दिया ये सभी। अगर आपको इसका ज्ञान है कि जो आपके ड़ जो है व्यंजन है, ड़ व्यंजन कौन सा है? तो उत्क्षिप्त भी है, नवविकसित भी है, द्विगुण भी है, तो आप आंसर सही कर ले जाएंगे। प्रश्नों के नेचर को जब आपको ज्ञान है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है, नवविकसित व्यंजन कौन सा है, अतिरिक्त व्यंजन कौन सा है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। आपको इस बात का ज्ञान है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, वर्गीय व्यंजन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, विशेष रूप से जो है आपका च वर्ग है, तो भी आप इन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा य और व, य और व कौन कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं। आपका ऑप्शन दे सकता है अर्धस्वर, दूसरा ऑप्शन दे सकता है अर्ध व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दे सकता है ये दोनों और चौथा ऑप्शन दे सकता है कोई नहीं। तो अगर आपको ज्ञान है तो आप इन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। चूँकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आपको पढ़ने में कोई डिस्टर्बेशन ना हो, इसलिए मैं फ़ैन बंद रखती हूँ, खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ और बेहद गर्मी में मुझे आपको पढ़ाना होता है, इसलिए मैं मोस्टली जो है बोर्ड पे पहले से लिख करके आपको पढ़ाती हूँ। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, सर्दियों में फ़ैन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, खिड़की दरवाजे बंद करके पढ़ाऊँगी और तब तक मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर उससे पार हो चुके होंगे, तो मुझे लाइव होकर के पढ़ाने का मौका मिलेगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रही हूँ। आने वाले समय में हिंदी साहित्य और सोशल के भी कुछ सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी और कोशिश रहेगी कि आपके जो भी प्रश्न हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिस भी टॉपिक से जो प्रश्न है, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, इसलिए मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठ करके इस पर मैं काम कर रही हूँ। इसका जो है आपको आने वाले समय में सामान्य हिंदी का
नोट्स भी मिलेगा जो कि बहुत ही पतला होगा और ज़्यादा चीज़ें आपको कम पेज में मिलेंगी। आपको लगता है कि मेरे हौसले को बढ़ाया जाना चाहिए, मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, तो जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नहीं पसंद आ रहा है तो अनलाइक कर दें, और कुछ कमियां लग रही हैं पढ़ाने में तो बेधड़क आप कमेंट करें। तो ये हो गई कुछ बातें। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं कि इतने ही जितना हमने पढ़ा इस तरह से इसे किस किस तरह से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे स्वर हमने पढ़ा, स्वर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या हम 11 मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर आपके कितने हैं, 13 हैं, यानी कि 11 + 2 जो है आपका अंग और अह, जो कि अयोगवा है। इसको जोड़ करके कुल स्वर आपके हो जाते हैं 13। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अयोगवा, अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर भी आप देखेंगे, अंग और अह जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग और अह। अयोगवा वर्ण जो है 2 हैं, अंग और अह। आपसे पूछा जाएगा विसर्ग वर्ण कौन सा है। तो विसर्ग, इसका आंसर हो जाएगा अह जो है ये आपका विसर्ग है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अनुस्वार वर्ण कौन सा है, अनुस्वार वर्ण कौन सा है। तो अनुस्वार वर्ण जो है आपका अंग हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुस्वार वर्ण का किस किस रूप में प्रयोग होता है। तो इसका 2 रूप में होता है, एक तो अनुस्वार स्वयं रूप में और दूसरा अनुनासिक के रूप में। अनुनासिक के रूप में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार के रूप में सिर्फ बिंदी रहती है। ये है दोनों का अंतर। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है अनुस्वार वर्ण कौन सा है। तो अनुस्वार वर्ण जो है अंग है, और इसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुस्वार वर्ण का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो अनुस्वार वर्ण का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, अंग और एक तो आपका चंद्र बिंदु के रूप में और अनुस्वार के रूप में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है कितनी, इसकी भी होगी 52। दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। आंसर यही होगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्वर और व्यंजन
स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर या व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर का जो उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, और व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी कि जो मैंने पढ़ाया इससे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रश्नों को खुद से ही तुरंत सॉल्व करना है। आपने वर्णमाला पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया, आपने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके बाद आप को तुरंत उसे सॉल्व करेंगे। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो बिल्कुल ये दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। स्ट्रक्चर ये आपका संयुक्त व्यंजन का स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है अभी रह गए, मैंने बस तरीका बताया है कि किस किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।